नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा क्षितिज पाठ्य पुस्तिका जो भाग 1 है उसके काव्य खंड का चैप्टर चल रहा है, पाठ जो हमारा है चंद्र गहना से लौटती बेल। और ये केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। और इस कविता में, जैसे कि क्योंकि हमने कविता को पिछले सेशन में स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारी बातें हमने कविता के बारे में पढ़ी थी, तो हमने इसमें पढ़ा कि जो ये कविता है, ये कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने चंद्र गहना जो एक जगह है वहां से लौटते समय ये कविता उनके दिमाग में आई थी कि वो उन्होंने जब ग्राम्य परिवेश यानी कि गांव का जो एक परिवेश था, एक वातावरण था, वहां पर उन्होंने वो देखा था किस तरह उन्होंने खेत के एक मेड़ पर बैठ के इस कविता की रचना की। उन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण इस कविता में किया है, यानी कि प्रकृति में उन्हें जो जो चीजें दिखाई देती हैं, दिखाई दे रही हैं, या खेत का दृश्य किस तरह का है, प्रकृति का दृश्य किस तरह का है, उन्होंने इसमें संपूर्ण प्रकृति का मानवीयकरण किया है। तो इस प्रक्रिया में उन्होंने इस कविता को लिखा और बहुत सारी बातें उन्होंने इस कविता में हमें बताई हैं। तो शुरू करेंगे इस कविता को, इसी को कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में। सभी ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे हमारी कविता का नाम मैंने आपको बताया, हमारी कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। और ये कवि ने चंद्र गहना नामक जो जगह है वहां से लौटते समय उन्होंने जो दृश्य अपने आसपास का देखा, खेत खलिहान जो देखे, ग्रामीण परिवेश जो देखा, उसके बारे में उसका यहाँ पर मानवीयकरण उन्होंने किया है। और आपने देखा कि जब हमने ये कविता पढ़ी तो इस कविता में हमने देखा कि कवि ने जब वो आ रहे थे तो वो खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे, एक किनारे पर बैठे हुए थे, और उन्होंने वहां पर खेत में जो पौधे लगे हुए हैं, और जो कि मैंने आपको बताया ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका का एक भाग यहाँ पर दिया गया है और उसमें इस प्रकार का चित्र आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। तो यहाँ पर एक जो चने का जो पौधा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चित्र में, चने का एक कहा गया है कि वो एक छोटा सा छोटे से चने का पौधा है जो कि एक बेत के बराबर है, यानी कि एक हाथ के बराबर। देखिए आप इसको अपने इस तरह से अगर करेंगे तो ये एक हाथ के बराबर ही हमारा है। तो एक हाथ के बराबर ये जो चने का पौधा है ये है। और ये किस तरह का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। तो वो इस तरह का प्रतीत हो रहा है मानो जैसे कोई दूल्हा गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर सज धज कर तैयार खड़ा हो। और उसके बगल में ही अलसी का एक पौधा उगा हुआ है, तो उसको एक नायिका का रूप दिया है। कहा है कि अलसी का जो हठीला पौधा है, हठीली वहां पर युवती जो है अलसी नामक वो खड़ी है, और उसकी जो कमर है वो बहुत ज्यादा पतली है और लचीली है, यानी कि जब हवा चल रही है, बहुत छोटा सा पतला सा पौधा है और जब हवा चल रही है तो वो इस तरह से प्रतीत हो रही है जैसे किसी युवती की जो पतली कमर है वो हिल रही हो। तो इस तरह से प्रत्येक एक एक पौधे का यहाँ पर मानवीयकरण कवि ने किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता को लिखा गया है और इसमें बताया है कि वो जो अलसी का पौधा है वो सिर पर नीले नीले फूलों को चढ़ाकर दुल्हन की भांति सजकर तैयार हुई है और कह रही है जो छुए दूं हृदय का दान उसको। और वो कह रही है कि जो भी मुझे छुएगा वो उसको मैं हृदय का दान दूंगी। और खेत में सरसों का पौधा खड़ा है, वो लगता है कि अब वो सयानी हो गई है, यानी कि विवाह के लायक हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि वो
पूरे शरीर पर हल्दी लगाकर जैसे दुल्हन ब्याह मंडप पर बैठी रहती है, इस तरह से वो बैठी हुई है। यानी कि वो अब सरसों जो है वो पक चुकी है, फूल चुकी है, और उसके चारों तरफ उस पर पूरे पीले पीले फूल जो है वो लदे हुए हैं। और फागुन आ गया है, कौन सा? फाग का गीत गाता हुआ। फागुन आ रहा है, फाग का गीत गाता हुआ। और ये सारा जो परिदृश्य है, जो सारा जो दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो लग रहा है कि मानो स्वयंवर हो रहा हो, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा हो। और यहाँ पर बताया कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो कवि कहते हैं कि इन सारे चीजों को देखकर कभी अंतर कर पा रहे हैं शहर के जीवन और ग्रामीण जीवन को। वो कह रहे हैं कि भले ही जो नगर है, जो शहर है, वो व्यापारिक है, बिजनेस से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम की जो भूमि है वो तो केवल गांव की ही भूमि है। यानी कि शहर में तो लोग अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, लेकिन प्रेम जो है वो केवल ग्राम्य परिवेश में मिलता है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें यहाँ पर दिखाया कि कवि कहते हैं, जहां पर मैं बैठा हूं बिल्कुल मेरे सामने नीचे की तरफ मेरे पैरों के तले एक पोखर है, और इसमें बहुत हवा जब चल रही है तो लहरें उठ रही है, और जो ये नीले आसमान के तले भूरी घास उगी है, फिर वो भी लहरें ले रही है, और एक चांदी का बड़ा सा गोल सा खंभा आंखों को चमका रहा है। यानी कि सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ रही है तो वो चांदी के चमकते खंभे के समान प्रतीत हो रही है। और जो एक पोखर है उसके किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर मानो ऐसा लग रहा है कि चुपचाप पानी पी रहे हैं। और कवि यह भी प्रश्न कर रहा है, क्योंकि वो पत्थर जो है वो कब से पड़े हुए हैं, यानी कि हमेशा से वो एक जगह पर जड़ है, स्थिर है। तो कवि कह रहे हैं कि जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। और फिर एक महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि यहाँ पर पाठ में आपको दिखाया जा रहा है कि बगुला खड़ा है एक टांग पर, यानी कि वो बिल्कुल ध्यान लगाए खड़ा है उस चंचल मीन को पकड़ने के लिए, और चंचल मछली को पकड़ने के लिए। जब उसको वो मिल जाती है तो उसकी जो ध्यान निद्रा है वो भंग हो जाती है, यानी कि वो उसको त्याग देता है। तो क्या करता है उसके बाद बगुला? देखिए, यहां तक हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, आज हम शुरू करते हैं। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती भरे जल के हृदय में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा ये जो पंक्तियां हैं, ये इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है तालाब में बता रहे हैं कि जो बगुले हैं वो बिल्कुल शांत अवस्था में खड़े हैं, और शांत अवस्था में दिख रहे हैं, लेकिन देखने में वो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन जो ही उन्हें मछली दिखाई देती है, चंचल कोई मीन पानी में तैरती हुई दिखाई देती है, वो क्या करते हैं? चट से दबाकर चोंच में, फट से अपनी चोंच अंदर पानी के अंदर डालते हैं और मछली को फट से निगल लेते हैं। यानी कि नीचे गले के डालता, वो हमारी तरह चबाता नहीं है खाने को, वो फट से चोंच से उठाता है और उसको गले के नीचे डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। आगे कवि कहते हैं कि एक जो सफेद पंखों वाली चिड़िया है, जिसका माथा जो है या सिर जो है वो कैसा है? काले रंग का है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, यानी कि श्वेत पंखों, यानी कि सफेद रंग की चिड़िया है, लेकिन उसका माथा कैसा है? काले रंग का है। तो वो क्या करती है? वो जो चिड़िया है जिसका माथा काले रंग का है, वो तालाब के ऊपर मंडराते हुए, पहले तो वो तालाब के ऊपर मंडरा रही है, बहुत देर से मंडरा रही है, बहुत देर से मंडरा रही है, टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल
मछली। तो वो जो चिड़िया है वो एकाग्रता से ध्यान लगाते हुए तालाब के ऊपर मंडरा रही है, और जैसे ही उसे कोई मछली तालाब में नजर आती है तो वो जल के हृदय पर यानी कि पानी के बीचों बीच जाकर भी वो उस मछली को उठा लाती है, उस मछली को खा जाती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। तो वो जाती है बिल्कुल तेजी से। नदी के हृदय की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि जल के हृदय की बात की है। तो जल जो तालाब है या पोखर है उसके बीचों बीच वो गोता लगाती है, और एक प्यारी सी उजली सी चमकीली मछली अपनी पीली चोंच में दबाकर वो वहां से लेकर आती है और दूर गगन में उड़ जाती है। ओ यहीं से, यानी कि तभी कवि कहते हैं, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे ही मैं जहां पर बैठा हूँ वहीं से भूमि थोड़ा सा ऊंची उठी हुई है, अर्थात कवि का जो तात्कालिक स्थान है यानी कि जिस पर कवि बैठे हुए हैं, जैसे कि पहले ही बताया था कि कवि खेत की एक मेड़ पर बैठे हुए हैं, तो मेड़ वाली जगह हमेशा थोड़ा सा ऊंची होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ऊंचाई पर बैठा हूं, यहाँ पर भूमि जो है वो थोड़ा सा ऊंची है, और रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। यहाँ पर ट्रेन की पटरी यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर कवि जो है ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टाइम नहीं है। लेकिन अभी ट्रेन के आने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि वो चंद्रगहना से लौट रहे हैं और अब वो रेल का इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ ही ऊंचाई पर मैं हूँ इन सारी चीजों से, और यहाँ पर मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है। और कवि आगे कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर आजाद हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूर दिशाओं तक है फैली बांझ भूमि पर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे ट्रेन के देरी होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मुझे नहीं है ट्रेन की देरी होने का, क्योंकि वो कहते हैं मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, यानी कि मेरे को कहने वाला कि जल्दी करो, टाइम से चलो, या ये कर लो वो कर लो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ। और अब वो यहाँ पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता के मनोरम दृश्य का मजा ले रहे हैं, आनंद वो ले रहे हैं। तो अब आगे बताते हैं, क्योंकि कवि इस पूरी कविता से यह बताना चाहते हैं कि जैसी हरियाली जो है, जैसा प्रेम जो है, जैसा भाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं, वो शहरों में बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूर दिशाओं तक है फैली बांझ भूमि पर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब चंद्रगहना से वो लौट रहे हैं तो चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं वो उन्हें दिखाई दे रही है, जो थोड़ी थोड़ी ऊंची है और दूर तक फैली है, ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊंची है और दूर तक फैली हुई है। और फिर कवि आगे कहते हैं कि उन पहाड़ियों की बंजर भूमि पर, उन पहाड़ियों की बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े, यानी कि जो उन चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं वो वहां पर ज्यादातर जो है कैसी भूमि है, वहां पर ज्यादातर बंजर भूमि है, और उस बंजर भूमि पर केवल रीवा नामक कटीले जो पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और जो देखने में कैसे हैं, बड़े ही कुरूप है, बड़े ही कांटेदार और कुरूप हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरह का चित्र, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है, तो इसी तरह यानी कि इनमें कोई छाया नहीं है, ये कांटेदार है और कुरूप ये वृक्ष है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे। तो यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में
सुगे। तो सुगे यानी कि जो तोता होता है ना, उसको कहते हैं सुगा। सबकी अपनी अपनी जो भाषा होती है, तो ये उनकी ग्रामीण भाषा है। तो उसमें सुगे का स्वर यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस ऐसे सुनसान इलाके में, ऐसे सुनसान जंगल में जो माहौल है वहां का, जो वातावरण है वहां का, वहां पर मुझे सुनाई देता है मीठा मीठा रस टपकाता। यानी कि बहुत प्यारी सी आवाज उस वनस्थली में सुनाई देती है तोते की। वो कैसी आवाज है? टे 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 टे। तो सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, और ये उस वनस्थली के हृदय को चीरता हुआ, यानी कि उस जंगल की जो सुनसान जो जंगल का सन्नाटा है, उसको चीरता हुआ उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वो उस पहले तो सबसे पहले वहां पर जो एक तोते का स्वर गूंज रहा है, जो कि टेंटे टेंटे हो रही है, और उस मीठे रस से भरी ध्वनियों का जो हिस्सा बनने के लिए सभी लोग व्याकुल रहते हैं, यानी कि उसको सुनने के लिए सभी लोग व्याकुल रहते हैं। तो साथ के साथ वहां पर उस वनस्थली के हृदय को चीरता हुआ एक और स्वर आता है, एक और स्वर सुनाई देता है। वो है कभी गिरता कभी उठता, यानी कि कभी बिल्कुल तेज आवाज में सुनाई देता है और कभी बिल्कुल कम आवाज में सुनाई देता है। वो क्या है? एक सारस का स्वर है। सारस आपने देखा होगा, एक पक्षी होता है, और जो आपका जमीन में भी चलता है और पानी में भी चलता है। तो उसका स्वर सुनाई दे रहा है टिरटो टिरटो। तो मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे, जहां जुगल जोड़ी रहती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वास्तव में मेरा भी मन करता है, जब मैं ये सारी चीजें, जब मैं इस प्रकृति में हूँ, जब मैं ऐसे परिवेश में हूँ जो कि जहाँ पर मुझे प्रेम, आनंद, सुख यहाँ पर मिल रही है, शांति यहाँ पर मिल रही है, तो जब ऐसे वातावरण में मैं अभी हूँ, तो उस समय मेरा भी मन होता है कि उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। तो मैं भी उस सारस के संग पंख फैलाकर उड़ जाना चाहता हूं। और कहां जाना चाहता हूं? जहां जुगल जोड़ी रहती है। सारस की जोड़ी होती है, सारस कभी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा जोड़ी में रहता है। तो कभी कहते हैं कि मैं सारसों की जोड़ी के साथ, जो कि प्रेम के गीत गा रहे हैं, यानी कि मैं उनके साथ उड़ जाना चाहता हूं, और हरे खेत में, यानी कि उस हरे खेत में उड़ के जाना चाहता हूं जहां पर वो सारसों की जुगल जोड़ी रहती है, और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। यानी कि मैं उन जो जहां पर वो सारसों की जोड़ी जो है प्रेम के गीत गा रही हो, मैं वहीं छुप छुप कर सारसों की उस प्रेम की कहानी को सुन लूं। तो यहाँ पर कवि जो है उस प्राकृतिक वातावरण, और वहां देखिए जो कवि जब चंद्र गहना पे गए, तो वो वहां के वातावरण से, वहां की प्रकृति की जो कृतियां हैं, उनसे उन्हें बेहद ही लगाव हो गया, बहुत अधिक प्रेम हो गया, जिसे छोड़कर उन्हें अब कतई भी आगे जाना मंजूर नहीं हो रहा है। यानी कि वो वहीं रहना चाहते हैं और वहीं की प्रकृति का गुणगान गाना चाहते हैं। वो हर एक चीज, प्रकृति में हर एक होने वाली चीज को वहां पर अपने आप से जोड़कर उसको रखना चाहते हैं। तो इस तरह ये जो हमारी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, ये हमारी समाप्त होती है। यानी कि हमने बहुत अच्छे से इस पाठ से इस पाठ का आज पूरा एक बार रिवाइज भी हमने किया था पहले, इस पाठ को जितना हम पढ़ चुके थे पिछले सेशन में, और अभी हमने पाठ को कंप्लीट भी कर लिया है। तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है फिर भी लिखने में, समझने में, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बताइए, मैं इस पाठ को फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो अभी चलते हैं, इस पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हें करेंगे। तो यहाँ पर
पाठ के अभ्यास के प्रश्न आपके दिए हुए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए हैं। इस विजन में डैश अधिक है पंक्ति में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कवि जो है वो उन्होंने तुलना की थी गांव के और शहर के वातावरण की। उन्होंने कहा कि शहर में लोग जो है वो व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर प्रेम और सुख जो है हमें मिलता है। तो यहाँ पर इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है, आपको ये बताना है। तो इसको हम इस प्रकार से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। देखिए, आप प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अब मैंने पूरा भावार्थ आपको समझा दिया है, तो अब मैं यहाँ पर केवल आइडिया आपको दूंगी, आप उसके उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर दी गई पंक्ति में कवि ने नगरीय संस्कृति पर व्यावसायिकता का आक्रोश प्रकट किया है। यानी कि वो बोलते हैं, कहते हैं कि नगर के लोग जो है व्यावसायिक हो गए हैं, हर चीज में बिजनेस उनको नजर आता है, यानी कि हर चीज में वो अपना काम निकालना जानते हैं और व्यापार को ही वो ज्यादा महत्व देते हैं। वे लोग प्रेम और सौंदर्य से बहुत ज्यादा दूर हैं और प्रकृति को तो खैर सभी भूल ही चुके हैं। तो इस तरह कवि जो है इसे नगरीय जीवन का एक दुर्भाग्य मानते हैं। इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो सरसों को सयानी कहकर कवि ये कहना चाहते हैं कि अब वो बड़ी हो गई है, यानी कि फूल गई है। जैसे कि इसमें बताया कि सरसों कैसी प्रतीत हो रही है, सरसों ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई दुल्हन अपनी शरीर पर हल्दी लगाकर विवाह मंडप में बैठी हो। तो यहाँ पर सरसों का फूल जो है वो फूल चुका है, पूरा पौधा फूलों से लदा हुआ है, तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर सरसों को सयानी कहा है होगा। अगला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी एक अल्हड़ नायिका है, यानी कि एक अल्हड़ नायिका मतलब बहुत ज्यादा जो चंचल है, बहुत ही ज्यादा हठीली है। और कैसी है, उसका जो शारीरिक जो गठन है वो किस तरह से बताया गया है कि उसकी कमर बहुत ज्यादा पतली है, लचीली है, देह की वो पतली है, यानी कि शरीर से वो पतली है, कमर उसकी बहुत ज्यादा लचीली है, स्वभाव से वो हठीली है और वो अपने शीश पर नीले रंग के फूल धारण किए हुए है और प्रेम का खुला निमंत्रण वो दे रही है। कहती है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय दान दे दूंगी। तो इस तरह अलसी का यहाँ पर अलसी के मनोभावों को यहाँ पर वर्णन किया है। तो बच्चों, ये जो हमारी कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। क्योंकि समय हमारे पास कम है तो पाठ से जुड़े हुए कुछ ही प्रश्नों को हम कर पाए हैं। आप बाकी के प्रश्नों को स्वयं से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसके प्रश्नों को आप कीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगर कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।